नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है द न्यू लेबर कोड्स फॉर न्यू इंडिया। सो गवर्नमेंट 4 न्यू लेबर कोड लेके आई है और देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 कोडों में। सबसे पहला कोड जो है हमारा द कोड ऑन बेसिस 2019। ये कोड 2019 में ही पास हो गया था, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं करी है। उसके अलावा जो हमारे 3 कोड हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे शॉर्ट में ओएसएच कोड भी बोला जाता है। द अदर वन इज द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020, जिसे आईआर कोड बोलते हैं। द फोर्थ वन इज द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसे एसएस कोड भी बोला जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट 2021 अप्रैल से हो सकती है। इसको जो लाने का पर्पस है गवर्नमेंट का, सबसे फर्स्ट पर्पस जो है वो है लेबर रिफॉर्म्स। आपने देखा होगा कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा इंडियन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई थी कि लेबर जितनी भी किसी दूसरे स्टेट से आके जो मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं या नॉन मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो वापस अपने होम टाउन में चले गए, तो उनका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के पास नहीं था। और साथ में उनकी जो हालत देखी है गवर्नमेंट ने, उसके लिए ये 4 कोड्स लेके आई है, जो 29 जो हमारे सेंट्रल रूल है, लॉ है, उनको सब्स्यूम करके 4 ही कोडों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पर्पस है, फर्स्ट पर्पस है लेबर रिफॉर्म्स एंड द अदर वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं हम इन चारों कोड में जो मेनली कॉमन फीचर है वो है आपकी द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, जिसको क्लियरिटी मिली है डेफिनेशन ऑफ बेसिस को, क्योंकि पहले ये हर जगह हर लॉ में अलग अलग डेफिनेशन होती है बेसिस की, जिसमें इन्होंने उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया है। सेकंड वन आता है आपका इंस्पेक्टर। जो पहले आते थे आपको नोटिस देके चले जाते थे, बट उसकी डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी और अब उसको ये बोलते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इट मीन्स वो आपको सुजेशन भी देंगे। थर्ड वन आता है प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज। पहले जो पेनल्टीज होती थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन अब जो इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयर इन बेस कोड लागू होने के बाद अगर फिर भी वो रिपीटेशन मिस्टेक करते हैं तो उस पर कंपाउंडिंग एट हायर साइड लेके पेनल्टीज लगेंगी। अगर मैं इसे आपको डी में बताऊं तो जो बेस कोड है उसमें जो 4 हमारे पुराने एक्ट थे तो सब्स्यूम करके एक बेस कोड बना है। उसमें द पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट 1936, द मिनिमम बेसिस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956 एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को सब्स्यूम करके इन्होंने एक बेस कोड बनाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं फीचर की बात करूं तो इन्होंने उसमें वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और आपके फ्रीलांसर को ऐड किया है। पहले ये कहीं पे इसकी डेफिनेशन जो थी ये मेंशन नहीं थी लॉ में। इस कोड आने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे जो फीचर चेंज होंगे वो है आपकी फिक्सेशन ऑन फ्लोर बेसिस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पास एक फ्लोर बेसिस जो है वो मेंटेन करेगी और जो हमारे स्टेट है वो उससे ऊपर ही अपनी जो मिनिमम बेस है वो दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं दे पाएंगे। तो इट मीन्स कि हर जो हमारे एक लेबर है, एम्प्लॉय है या फिर कोई गिग वर्कर है, तो उसको उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लोर बेसिस है उससे नीचे बेसिस एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। सेकंड आता है टाइम लिमिट फॉर क्लेम। अगर मान लो कोई पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में या एम्प्लॉय और लेबर के बीच में, तो उसका जो पहले टाइम पीरियड था वो सिर्फ 6 मंथ था। 6 मंथ तक ही एम्प्लॉय या कोई वर्कर अपने बेसिस के लिए क्लेम कर सकता था, बट अब उसको बढ़ा के इन्होंने 3 साल कर दिया है। थर्ड वन आता है इसमें आपकी जो एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी है। आज से पहले हमारे पास जितने भी लॉ थे उसमें कहीं पे भी जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने इस बेस कोड में आपके स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड तीनों डेफिनेशन प्रॉपर्ली मेंशन की है। इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। बोनस की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पहले भी पुराने हमारे लॉ में मेंशन थी, बट इसमें अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट के केस में एम्प्लॉय के ऊपर कोई ग्रीवेंसी चलता है या अभी कोई केस चल रहा है, तब भी उस केस में जो है वो एम्प्लॉयर उसका बोनस रोक सकता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे किसी की रिक्रूटमेंट या प्रमोशन नहीं रोक सकते हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इन्होंने उसको एक नया डेजिग्नेशन दिया है जो गवर्नमेंट वाले इंस्पेक्टर आता था पहले। थर्ड आता है कि जो आपके रिटर्न्स और रजिस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 या 3 ही रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं और एक रिटर्न आपको सबमिट करनी होती है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो कोड है, इसमें हमारे 13 जो पुराने लॉ थे उसको सब्स्यूम करके इन्होंने OSH कोड लेके आए हैं। अगर उसमें मैं बात करूं जो मेजर हाईलाइट्स हैं वो है कि सभी एम्प्लॉयज़ के पास अपॉइंटमेंट लेटर कंपल्सरी है, पे स्लिप होनी चाहिए, चाहे वो कोई कोई टर्म एम्प्लॉय है या मान लीजिए कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जो है कंपल्सरी है।
सेकंड जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि एम्प्लॉइज़ का एनुअल हेल्थ चेकअप रिक्वायर्ड है। अगर किसी एम्प्लॉइज़ की जो एज है वो 40 प्लस है तो उसका एनुअल हेल्थ चेकअप जो है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वुमेन्स का नाइट में ड्यूटी करना पहले किसी लॉ में मेंशन नहीं था, बट इस लॉ में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर वुमेन्स जो हैं उनका कंसेंट है और उन्हें सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो 7 टू मॉर्निंग 6 तक नाइट ड्यूटी भी कर सकती हैं। उसके अलावा है कि लीव्स पहले जो थी वो सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ को देते थे, कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म एम्प्लॉयज थे उनको लीव की फैसिलिटी नहीं थी। अगर किसी को लीव देते थे तो वो एयर एंड पे लैप्स हो जाती थी, बट इस कोड को लागू होने के बाद जो है वो उन एम्प्लॉयज़ को इन्हें लीव देनी ही पड़ेगी। अगर लीव बची हुई है तो उसको कैलकुलेट करके इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है वो भी दोस्तों चेंज हुई है। पहले हमारे पास अगर भी पावर होता था कोई इंडस्ट्री, तो 10 से ऊपर एम्प्लॉय होते थे उसे फैक्ट्री काउंट होता था, और अगर विदाउट पावर है तो 20 से ऊपर एम्प्लॉय होते तो वो फैक्ट्री काउंट होता था। बट अभी जस्ट इसका उन्होंने डबल कर दिया है। अगर किसी में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर है विद पावर, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का की हेल्प से उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है या कुछ काम होता है, और अगर 40 वर्कर्स हैं विदाउट पावर तो उसे फैक्ट्री बोला जाएगा। इंटर स्टेट मिग्रेंट वर्कर के लिए एक इंपॉर्टेंट इसमें फीचर लेके आए हैं कि वंस इन अ ईयर जो एम्प्लॉयर है वो फिक्स टर्म जो एम्प्लॉय है हमारे जो वर्कर होते हैं मेनली उनको जर्नी अलाउंस देंगे जो भी हमारे वर्कर हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो वर्कर होगा देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट उनका जो वोटर कार्ड है वो उनके होम टाउन का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली एनसीआर में रह रहा है उसका वोटर कार्ड भी यहीं का है, तो मतलब वो डोमिसाइल कंडीशन देखनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को कि कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल है कौन सा नहीं है। 10 से ऊपर वर्कर होंगे कहीं पे भी तो उन्हें ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। और सेकंड जो भी हमारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। वो अभी देखने की बात है कि वो आधार कार्ड से कंपलसरी करती है गवर्नमेंट उसे या किस बेस पे आगे उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका यूज़ करती है। अगर मैं आपको इसमें कंपैरिजन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इसमें फीचर मिले हैं तो सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी कमेटी होना कंपलसरी है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन तो हमारा उसमें 1000 एम्प्लॉयज़ पे सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी कमेटी होना रिक्वायरमेंट था, बट अब इन्होंने उसकी डेफिनेशन को चेंज करके अगर एक फैक्ट्री में 500 वर्कर हैं या फिर कोई हजार्डस प्रोसेस है जहाँ पे 250 वर्कर हैं या फिर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे 250 एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे अब सेफ्टी कमेटी या सेफ्टी ऑफिसर होना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन पहले आपको सेपरेटली लेने पड़ते थे, बट इस कोड को इम्प्लीमेंट होने के बाद सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन आएगा आपका। पहले आपका कोई भी एम्प्लॉय आपसे सेफ्टी या अपनी सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कोई पूछताछ नहीं कर सकता था, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, बट इसमें इन्होंने इस कोड में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एम्प्लॉय का राइट है उसको अपनी सेफ्टी या आप उसे किसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे हजार्डस प्रोसेस वगैरह इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको उसके पहले ही बताना रिक्वायर्ड है। थर्ड आता है आपका वेलफेयर ऑफिसर। पहले जो कंडीशन थी कि 500 वर्कर होंगे तभी एक वेलफेयर ऑफिसर होगा, बट अब इन्होंने उसको चेंज करके 250 वर्कर के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर होना कंपलसरी, जिसकी डेजिग्नेशन जो वेलफेयर ऑफिसर होनी चाहिए। ओवर टाइम पहले भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में हमारा था, अब भी है, बट इस बार जो चेंज हुआ है कि ओवर टाइम करने के लिए एम्प्लॉय का कंसेंट होना जरूरी है। बिना एम्प्लॉय के कंसेंट से कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से जबरदस्ती ओवर टाइम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसके अलावा आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो पहले लाइसेंस की वैलिडिटी थी वो 1 साल थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके सीधे 5 साल की डायरेक्टली कर दी है। उसके अलावा आता है इसमें ऑफेंसेस और पेनल्टी जो थी वो पहले लेसर थी, और जैसे कि मैंने आपको बेस कोड में बताया कि अब वो कंपाउंडिंग बेस पे चलेगी, तो इसलिए एम्प्लॉयर को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं पे ऐसा कोई काम ना करे जिससे पेनल्टी ऑफेंसेस उसको पेमेंट करनी पड़े। और पहले था कि वेलफेयर ऑफिसर वेलफेयर जो फैसिलिटी होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करवाता था, बट इसमें जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉय है अगर उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो कॉन्ट्रैक्टर से उस जो फैसिलिटी है देने के लिए कोई रूल या नोटिफिकेशन डाल सकता है। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड, जिसे IR कोड बोलते हैं। इसमें अगेन तीन जो हमारे एक्ट थे उनको सबस्यूम करके वन कोड गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें वर्कर की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई है। पहले जो वर्कर की डेफिनेशन होती थी कि जिसकी सैलरी 10,000 या उससे कम होती थी वो वर्कर की डेफिनेशन में आता था, बट नाउ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दिस कोड 18,000 अप टू 18,000 जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो वर्कर ही की कैटेगरी में आएगा। अगर वो कोई सुपरवाइजर का काम करता है तब भी वो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग वो वर्कर कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। उसके अलावा आता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट।
जितने भी पहले हमारे लॉ थे उसमें कहीं पे भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं थी, ना ही उसका कोई एक्सप्लेनेशन थी। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग IR कोड इसमें क्लियर डेफिनेशन मिलेगी जहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉय को ग्रेजुटी लिविंग कैशमेंट देना कंपलसरी है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक तरह से एम्प्लॉयज को रख सकती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको जाने के लिए भी बोल सकती हैं। इसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी थी पहले 100 एम्प्लॉयज़ की थी, लेकिन उसको बढ़ा के अब इन्होंने उसको 300 वर्कर कर दिया है। इट मीन्स ये हुआ कि 300 वर्कर्स से ऊपर की कोई फैक्ट्री या कंपनी है वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर लेने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर होना कंपलसरी है। स्ट्राइक लॉकआउट का इन्होंने टाइम चेंज किया है, पहले ये आपका 6 वीक का था, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 60 डेज का कर दिया है। ठीक है। सो अब इसमें मैं नेक्स्ट आपको इसी में अगर कंपैरिजन डिफाइन करूँ थोड़ा सा, तो इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो था पहले नहीं था, लेकिन आफ्टर दिस कोड ये फिक्स टर्म जो है वो इसमें मेंशन होगा। एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्लियरली मेंशन है। रिट्रेंचमेंट के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले किसी वर्कर को रिट्रेंचमेंट करते थे और अगर उसी जगह पे, अब रिट्रेंचमेंट किसको बोला जाता है? रिट्रेंचमेंट मीन्स होता है कि मान लीजिए कि कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, मान लीजिए उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को जाने के लिए बोलता है किसी को, तो अगर उसी पोजीशन पे एम्प्लॉयर किसी दूसरे एम्प्लॉय को लेके आता है, अगर लाना चाहता है, तो सबसे पहले जो रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय होता है पहले से एम्प्लॉयर उससे कोऑर्डिनेट करेगा, उनसे उसका कंसेंट लेगा विद इन द अगर 1 साल के अंदर अंदर कि क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्वाइन करना चाहते हो। अगर वो मना करते हैं तभी वो उसी पोजीशन में किसी दूसरे बंदे को हायर कर सकते हैं। थर्ड वन आता है आपका जो ले ऑफ था, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर जो था, वो पहले 100 वर्कर से ऊपर कंपनी होती थी तो उसके लिए उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट का। अगर उससे 100 वर्कर से नीचे होती थी तो अप्रूवल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बट अब उसका थ्रेशोल्ड जो है 300 कर दिया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ या वर्कर को लगता है कि अब उनके साथ जाती होना की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 300 वर्कर से नीचे जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें एम्प्लॉय कभी भी जाने के लिए बोल सकता है। ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ कोड आता है उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। इस कोड में हमारे पास 9 जो एग्जिस्टिंग हमारे एक्ट थे वो सब्स्यूम करके एक इन्होंने सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड माना जा रहा है। इसमें द डेफिनेशन ऑफ जो आपके गिग वर्कर्स थे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे, क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब वो सारे ही वर्कर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं गिग वर्कर एग्जांपल दूँ आपको, फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंट है जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, या फ्रीलांसर है जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म वर्कर मीन्स आ जाता है कि आप किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो काम करने के लिए, जैसे जोमेटो, उबर हो गया आपका। अनऑर्गेनाइज वर्कर जो आते हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका, बेसिकली इसमें होम बेस्ड, जैसे मान लीजिए कोई किसी का पर्सनल ड्राइवर है या फिर हाउसमेट जो काम करने आती हैं, वो सब एक तरह से अनऑर्गेनाइज वर्कर में आते हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है। इसमें सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे मान लीजिए जो EPFO है, EPFO में इसमें एक फीचर जो इन्होंने दिया है कि पहले EPFO के टाइम पे गवर्नमेंट ने PF के रेट रिड्यूस कर दिए थे, बट इस कोड आने के बाद गवर्नमेंट के पास एक रिटर्न राइट आ गया है कि वो इस तरह की कोई एपेंडेमिक या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है PF का उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुटी जो थी वो फिक्स टर्म के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है। लिविंग कैशमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग कैशमेंट देना कंपल्सरी है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास लीव बचती है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो टेम्प्रेरी स्टाफ है, सबको ही अब लीव जो है वो 20 दिन पे एक लीव देना कंपल्सरी उन्होंने कर दी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है रीस्किलिंग फंड है कि उन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला है। अब देखते हैं इसमें गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन लेके आती है कि एम्प्लॉयज़ की, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करता है तो रिट्रेंचमेंट से पहले उसे 15 डेज़ की जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करना कंपलसरी है। ये जो फंड है ये मेंटेन अब एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट करेगी, ये देखने की बात है। ये अभी इसके गवर्नमेंट के रूल जो है वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। इसमें जो एक चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाला है कि एनुअल लीव्स विद बेसिस, जो हमें जो रिटेनर्स होते हैं या जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयर के ऊपर इसका एक एक्सेस इम्पैक्ट आने वाला है। जनरल अलाउंस का पहले कोई कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस कोड को आने के बाद इन कोडों में प्रोविजन है कि आपको जनरल अलाउंस देना कंपलसरी है। तो ये एक एडिशनल इम्पैक्ट आ सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर। थर्ड वन आता है कि जो एनुअल हेल्थ चेकअप है, जो 40 से ऊपर वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं, पहले से वर्कर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड थी, बट इसमें अब एम्प्लॉई भी आपके कवर हो रहे हैं, तो ये एक एडिशनल इम्पैक्ट आएगा।
अ, उसके अलावा कुछ फैसिलिटी भी है, जैसे पहले जो थ्रेशोल्ड था किसी एम्प्लॉयी को ले ऑफ करने का या रिट्रेंच करने का, वो पहले सिर्फ 100 था, लेकिन अब उसको इन्होंने इंक्रीज करके 300 कर दिया। इट मीन्स अगर 300 से नीचे कोई कंपनी या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर सकती है। इसकी कोई भी नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट को देना कंपल्सरी नहीं है। थर्ड, इसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर एक कैरियर सेंटर की फैसिलिटी देना कंपल्सरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, हर जो हमारे इंडियन सिटीजन होते हैं वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, गवर्नमेंट अगर जॉब उन्होंने लेनी है या कोई प्राइवेट जॉब के लिए, बट उसका कोई आज तक इतना यूज़ नहीं होता था। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये अगर कहीं सेंट्रलाइज कहीं पे अपडेशन होता है कैरियर सेंटर में, तो इससे जो एम्प्लॉई उनको एक फैसिलिटी मिल सकती है। थर्ड आता है आपका वेज कोड। अब इन जैसे ही इंप्लीमेंट होंगे तो एम्प्लॉयर को अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर थे वो रिवाइज करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेसिक जो होता था वो आपकी सीटीसी का 30 to 40 या मैक्सिमम 45% होता था। बट इस वेज कोड में डेफिनेशन इसकी डिफाइन की गई है कि आपकी जो वेजेस होंगी उसका 50% आपका बेसिक होना कंपल्सरी है। उसके 50% से अलावा आप उसका चाहे एचआरए में पेमेंट कीजिए या फिर आप उसकी किसी भी हेड में पेमेंट कीजिए, अलाउंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गवर्नमेंट सबसे पहले ये देखेगी कि जो भी आपकी वेजेज है उसका 50% जो है वो आपका बेसिक में होना चाहिए। अब अगर मैं वेजेस की बात करूं तो इसमें कहीं पे ये क्लियरिटी मेंशन नहीं किया गया कि जो वेजेस डेफिनेशन है वो ग्रॉस बेसिक को लेके है या सीटीसी भी उसमें इंक्लूडेड है। सीटीसी का 50% होना चाहिए या आपका जो फिक्स पे होता है, अगर मैं उसमें से आपका वेरिएबल वगैरह या इंसेंटिव पार्ट हटा दूं तो उसका 50% आपका बेसिक होना चाहिए। तो ये जब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद ही ये डिफाइन हो पाएगा कि 50% जो वो ग्रॉस का है या सीटीसी का है। उसके बाद बात करें आपका जो इससे हिट बढ़ेगा कि आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय का बढ़ जाएगा, ईएसआई कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और जो पहले आपको कैश इन हैंड आती थी वो आपकी कम हो जाएगी। तो नॉर्मली जो इंक्रीमेंट्स होंगे इस साल जो एम्प्लॉयर देगा वो हो सकता है कि आपके वो आप न्यू लेबर कोड्स में ही एडजस्ट हो जाए और एम्प्लॉय के हाथ में उतना हैंडसम अमाउंट ना आए जितना पहले आता था। तो दोस्तों ये मैं नया लेबर कोड्स लेके आया था। आई होप मैंने आपको कुछ तो इसमें क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स का आपको रिवर्ट करूं।